डांस खत्म होने के बाद चाहत तन्वी और सभी लड़कियों के साथ जाकर बैठ गई और उन सभी से बातें करने लगी। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि तभी वहाँ उन सभी के पास लगभग 15 साल की उम्र का लड़का आया और चाहत से बोला, दीदी दीदी आपको पंडित जी बुला रहे हैं। चाहत ने उससे प्यार से पूछा, क्यों बुला रहे हैं? वो लड़का बोला, पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बोले कि मैं पूजा खत्म करके आता हूँ और आपको 15 मिनट बाद वहाँ मिलने को कहा। चाहत ने उससे पूछा, कहाँ? उस लड़के ने अपने एक हाथ की उंगली से इशारा करके चाहत को दिखाया। चाहत ने जब वहाँ की ओर देखा तो वो वही जगह थी जहाँ शिव और पार्वती की बड़ी सी मूर्ति मौजूद थी। फिर वो लड़का वहाँ से चला गया। चाहत खुद से बोली, शायद पंडित जी मुझे कल कुछ कहना भूल गए होंगे, इसीलिए अभी बुला रहे हैं। अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वो क्या कहने वाले हैं। फिर उसकी नजर तन्वी पर गई, जो बहुत ज्यादा थकी थकी सी लग रही थी। इसीलिए उसने गुड्डी से कहा, गुड्डी एक काम कर, तू तन्वी को लेकर स्कूटी से घर जा, वो बहुत थक चुकी है। गुड्डी ने कहा, लेकिन दीदी आप कैसे आएंगी? चाहत ने कहा, मैं आ जाऊंगी, मैं पंडित जी से मिलकर आती हूँ, तुम दोनों जाओ। उसकी बात सुनकर गुड्डी तन्वी के साथ वहाँ से चली गई। चाहत ने जल्दी जल्दी ऋतु को उसके डांस की आखिरी स्टेप सिखाए। फिर वो पंडित जी की बताई हुई जगह के लिए चली गई। चाहत उसी शिव पार्वती की मूर्ति के पास आई और वो वहाँ पंडित जी को ढूंढने लगी, लेकिन उससे वो वहाँ नहीं दिखे। फिर वो खुद से बोली, लगता है पंडित जी को आने में देर हो गई होगी, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर उनका इंतजार करती हूँ। चाहत वहाँ खड़ी थी। उस जगह के आसपास कई सारे लोग घूम रहे थे। फिर वो घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई और गंगा नदी के पानी को प्यार से देखने लगी। वहाँ के पहाड़ों और उसके सामने मौजूद गंगा नदी के सुंदर नजारों को देखते हुए और अपने आसपास चल रही ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो अपने ही ख्यालों में कहीं खो सी गई। तभी मौसम अचानक बदल गया और अचानक आसमान में बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। बिजली कड़कने और मौसम के अचानक चेंज होने की वजह से उस जगह से लोग धीरे धीरे जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिर्फ कुछ 10 से 12 लोग ही घूम रहे थे। उस आवाज को सुनकर चाहत अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आसमान की ओर सर उठाकर देखा और खुद से कहने लगी, अरे बारिश आने वाली है। नहीं चाहत, अब जल्दी से घर जाना पड़ेगा तुझे, नहीं तो तू आज पक्का बीमार पड़ने वाली है। पता है ना तुझे, अगर जब तू थोड़ी देर भी पानी में भीगती है और उसके साथ तेरे आसपास ठंडा मौसम होता है तो उस दिन कितनी भयंकर बीमार पड़ती है। और वैसे भी तुझे ये ठंड और बारिश का मेल कभी भी सूट नहीं करता। और पंडित जी अभी तक नहीं आए। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही उनके पास चली जाती हूँ। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने पीछे किसी के पैरों के चलने की आवाज आई। उसने सोचा पंडित जी आ गए, तो वो सीढ़ियों पर से उठते हुए और पीछे पलटते हुए बोली, पंडित जी। वो अचानक से कहते कहते रुक गई, क्योंकि उसके सामने जो इंसान था वो अपने सामने देखकर चौंक गई, क्योंकि उसके सामने पंडित जी नहीं बल्कि रोहन खड़ा हुआ था। रोहन उसे देखते हुए हल्की लेकिन शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, किसका इंतजार कर रही हो? चाहत उसे अपने सामने अचानक खड़ा देख पहले तो चौंक गई थी, फिर बाद में उसे गुस्से से देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपको क्या मतलब है कि मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? अपने काम से काम रखिए आप। और वैसे भी मुझे आप जैसे बदतमीज इंसान से बात करने का कोई शौक नहीं है और फिलहाल तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। इतना कहकर वो ऊपर सीढ़ियों पे चढ़कर वहां से जाने लगी। जैसे ही वो पूरी सीढ़ियां खत्म करके थोड़ा आगे पहुंची, उसके सामने रोहन आकर खड़ा हो गया। रोहन उसके सामने खड़ा होकर बोला, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझसे मिले बिना ही जा रही हो, ये तो गलत बात है ना? चाहत ने अपने गुस्से भरी नजर उसके ऊपर डाली और उससे थोड़ी दूर पीछे खड़े होकर उससे बोली, ये क्या बदतमीजी है? मेरे रास्ते में आकर क्यों खड़े हो गए हैं आप? उसके इतना पूछते ही रोहन बिना कुछ भाव चेहरे पर लाए और उसे गौर से देखते हुए अचानक से उसकी तरफ आगे की ओर कदम बढ़ाने लगा और चाहत थोड़ा डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर करने लगी। चाहत पीछे जाते जाते उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए मुझसे दूर रहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके लिए। चाहत के ये बात कहने पर रोहन चलते चलते रुक गया। उसे वहीं रुका देख चाहत भी रुक गई और फिर उसने एक लंबी सांस ली। चाहत की आवाज सुनकर वहाँ आसपास घूम रहे जितने भी लोग थे वो सभी उन दोनों की तरफ देखने लगे। चाहत रोहन को देखते हुए गुस्से में बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? चाहते क्या है आप मुझसे?
रोहन चाहत के थोड़ा करीब आया और चाहत अचानक से थोड़ा सहम गई। फिर रोहन अपना चेहरा चाहत के चेहरे के सामने लाकर बोला, याद है ना तुम्हें ये चेहरा? इसी चेहरे पर तुमने 2 थप्पड़ मारे थे, तो आज बस उन्हीं थप्पड़ों का हिसाब चुकाना है तुम्हें। चाहत उसके इतना पास आने से और उसकी इस बात से थोड़ा डर गई थी और डरते हुए बोली, हिसाब? कैसा हिसाब? देखिए, मैं आपकी कोई बकवास नहीं सुनना चाहती और मैं कोई हिसाब विसाब नहीं चुकाने वाली हूँ। रोहन बोला, चुकाना तो पड़ेगा आपको, चाहत ने कहा, और अगर नहीं चुकाया तो क्या करेंगे आप? चाहत के ये कहते ही रोहन उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ा और चाहत उसे आगे आता देख उससे एक कदम पीछे हो गई। चाहत के ऐसा करने पर रोहन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वही चाहत डर भरी नजरों से उसे देख रही थी। रोहन उसे देखते हुए बोला, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुम करोगी। चाहत उसकी बात सुनकर हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछने लगी, मैं क्या करूँगी? रोहन अब उन लोगों की ओर देखता है जो उन्हें देख रहे होते हैं। चाहत भी वही देखने लगती है जहाँ वो देख रहा होता है। फिर रोहन दोबारा चाहत की ओर देखता है और चाहत भी उसकी ओर हैरानी से देखती है। रोहन अपने चेहरे की ओर उंगली से इशारा करते हुए उसे कहता है, तुमने मेरे चेहरे पर, इस गाल पर थप्पड़ सभी के सामने मारा था ना, तो अब सभी के सामने तुम मेरे इसी गाल पर एक किस करोगी। चाहत उसकी बात सुनकर चौंक गई और गुस्से से बोली, दिमाग खराब है आपका? क्या बकवास कर रहे हैं आप सच में बहुत घटिया और बेशर्म इंसान हैं। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। इतना कहकर चाहत रोहन को गुस्से से घूरते हुए उसके सामने से जाने लगी। वो बस 2 कदम आगे ही पहुंची थी कि इतने में रोहन ने उसके हाथ की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर पीछे खींच लिया। वो सीधा उसके सीने से जा लगी। चाहत को जब एहसास हुआ कि वो रोहन के सीने से लगी खड़ी है, तो वो उसके सीने से दूर होते हुए झट से पीछे खड़ी हो गई। रोहन को चाहत का हाथ जबरदस्ती पकड़ते देख वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी चलकर आगे आया और रोहन को कहने लगा, तुम जबरदस्ती इस लड़की का हाथ कैसे पकड़ सकते हो? जब इस लड़की को तुमसे बात ही नहीं करनी तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? इतने में दूसरा आदमी बोला, अरे ये लड़का हम सभी के सामने इस लड़की को छेड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो हम सभी चुप नहीं बैठ सकते। ये हम सभी के सामने ऐसे कैसे कर सकता है? उन सभी को अपनी साइड लेते देख चाहत रोहन से बचने के लिए जल्दी से उन लोगों की तरफ दौड़कर जाने लगी। इतने में रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम मेरे गाल पर किस नहीं कर देती। चाहत उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, देखिए मैं आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, मुझसे बेमतलब का पंगा मत लीजिए। अगर मैं अपने पर आ गई ना तो मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा आपके साथ। छोड़िए मेरा हाथ, जाने दीजिए मुझे। इतने में एक आदमी बोला, देखो भाई लोग, ये हमारे सामने कैसे इसके साथ बदतमीजी कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इतने में एक और आदमी बोला, ये अमीर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी भी लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी कर सकता है। इतने में एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे ये तो हमारे ही शहर की बच्ची है, लेकिन ये लड़का तो कहीं बाहर का आया लगता है। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारे शहर की बच्ची को छेड़ने की? वहाँ खड़े सभी लोग बोले, इस लड़के को सबक तो सिखाना ही होगा। अब रोहन का गुस्सा बढ़े जा रहा था। वो उन सभी को गुस्से में घूर रहा था। उसे अपने सामने खड़े सभी लोगों की बातें गुस्सा दिला रही थी। तभी वो सभी लोग रोहन की तरफ गुस्से से भरने लगे और चाहत अपना हाथ रोहन के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से वहाँ बिल्कुल शांति छा गई। चाहत, जो रोहन के हाथों अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो भी हैरान हो गई और सोचने लगी कि अचानक से लोगों की आवाजें आना बंद कैसे हो गई। उसने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा जहाँ से वो लोग गुस्से में आगे बढ़कर आ रहे थे, लेकिन उधर का नजारा देखते ही वो चौंक गई। उसने देखा 10 से 12 ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े आदमी उन सभी लोगों के सर पर गन पॉइंट करे हुए खड़े थे। वहाँ खड़े सभी लोग खुद को गन पॉइंट पर देखकर डरने लगे। रोहन ने चाहत का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने मेरे गाल पर किस नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें सबके सामने तुम्हारे इन मुलायम होठों पर किस कर लूंगा। फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। चाहत ने अपने हाथ को उससे छुड़ाते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सबके सामने मुझे इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। देखिए, आप बेमतलब ही मुझसे उलझ रहे हैं। रोहन ने उसके हाथ की कलाई को और कसकर पकड़ते हुए उसे अपने करीब लाकर कहा, अच्छा, मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे सबके सामने थप्पड़ मार के मेरी इंसल्ट कर सकती हो। चाहत की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि रोहन ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी जिससे उसके हाथ की चूड़ियां उसकी कलाई में चुभ रही थी।
चाहत का मन कर रहा था कि वो खुद के साथ बदतमीजी कर रहे शख्स को अभी पीट डाले, और उसने रोहन को पीटने के लिए जैसे ही अपना पैर उठाना चाहा, इतने में उसे वो पल याद आ गया जब उसने सुचिता जी को प्रॉमिस दिया था। इसीलिए उसने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि उस वादे के साथ साथ तन्वी और उसके बच्चे की कसम भी जुड़ी थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहती थी। चाहत ने अपनी भीगी पलकों के साथ रोहन की आंखों में देखते हुए सिसक कर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। इतना कहकर चाहत अपनी कलाई की ओर देखने लगी, जिसे रोहन ने पकड़ रखा था। रोहन ने जब उसकी कलाई की ओर देखा तो उसमें से खून बह रहा था। उसने चाहत की कलाई छोड़ दी। जब चाहत ने देखा कि रोहन ने उसका हाथ छोड़ दिया है तो वो जल्दी से वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी वहाँ उसके सामने रोहन का एक बॉडीगार्ड जेनेश आकर खड़ा हो गया। वो रोहन का पर्सनल बॉडीगार्ड था। तभी चाहत के कानों में रोहन की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहता। इतने बॉडीगार्ड्स को अपने सामने देखकर और रोहन की बातें सुनकर चाहत को रोहन पर गुस्सा आने लगा। वो उसकी ओर पलटी और बिना उससे डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब आप चाहे मुझे मार भी दें, लेकिन ना ही मैं आपकी कोई बेहुदा बात मानूंगी और ना ही आपकी कोई घटिया हरकत बर्दाश्त करूंगी। रोहन और चाहत को आपस में बात करते देख वो गार्ड भी उन दोनों से दूर जाकर खड़ा हो गया। रोहन चाहत को देखते हुए ही उसके करीब आने लगा और चाहत अपने कदम पीछे की ओर ले जाने लगी। रोहन जैसे जैसे अपने कदम चाहत की ओर बढ़ा रहा था, चाहत भी वैसे वैसे अपने कदम पीछे की ओर कर रही थी। तभी चाहत का पैर फिसल गया और वो जैसे ही पीछे की ओर गिरने वाली थी कि तभी रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे चाहत सीधा रोहन के सीने पर जा लगी। वो अब उसकी बाहों में थी और रोहन के दोनों हाथ उसकी कमर पर। रोहन ने चाहत की कमर पर अपनी पकड़ कस ली। चाहत उसकी बाहों में खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोहन तो उसकी कमर पर अपनी पकड़ और कसे जा रहा था। चाहत ने गुस्से में रोहन के चेहरे की तरफ देखा। चाहत की आंखों से अब तक आंसुओं की बूंदें छलकने लग गई थी और वही रोहन अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ला रहा था। ये देख चाहत डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे डर के मारे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल रहा हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रोहन ने अपना चेहरा चाहत के कान के बिल्कुल पास ले जाकर कहा, बहुत बोलती हो तुम। जब से तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हारी बातें ही सुन रहा हूँ, लेकिन अब बस। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है और ना ही किसी की सुनने की, लेकिन तुमने वो तो सब किया ही है जिसे मैं कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, जो तुमने मुझे थप्पड़ मारे थे उसके लिए तो मैं तुम्हारी जान ले सकता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जितना तुम्हें मेरे छूने से पड़ता है। अब मेरी यही छुअन तुम्हें तुम्हारी गलती याद दिलाती रहेगी। अगली बार गलती से भी मेरे सामने मत आ जाना, वरना मैं तुम्हें तब तक खुद से दूर नहीं जाने दूंगा जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद न करके रख दूं। अपनी बात कहकर रोहन चाहत के चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। चाहत को अब उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे की ओर धक्का दिया। धक्का लगने की वजह से रोहन गिरने ही वाला था, लेकिन उसने अपने आप को गिरने से बचा लिया और सीधा खड़ा हो गया। फिर वो हैरानी के साथ साथ गुस्से भरी नजर लेकर चाहत की ओर देखने लगा। वो बिना किसी डर के उसके सामने खड़ी थी। चाहत नम आंखों के साथ उसके पास आई और गुस्से भरी तेज आवाज में उसे बोली, आप मुझे पहले सिर्फ बदतमीज लगते थे, लेकिन अब मुझे आप बहुत ही घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान लगने लगे हैं। देखने में तो आप अच्छे परिवार के लगते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपका परिवार भी आपसे कितना शर्मिंदा होता होगा। एक राक्षस जो पैदा हो गया उनके अपने घर में, जिसे किसी से भी बात करने की तमीज नहीं है। चाहत आगे कुछ कहती उससे पहले ही अचानक से जोरदार बारिश बरसना शुरू हो गई। बारिश की बूंदें चाहत और रोहन को भिगाने लगी और वही वो दोनों गुस्से भरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी चाहत फिर से उससे बोली, शिवजी से अब मैं हर दिन यही प्रार्थना करूंगी कि आपका चेहरा मैं जिंदगी में कभी ना देख सकूं। घिन आती है मुझे आपसे। आज तक जिंदगी में मैंने किसी से भी नफरत नहीं की है, लेकिन आज पहली बार मुझे आपसे नफरत हो रही है। मुझे नफरत है आपसे। मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत। आप वो पहले और आखिरी इंसान हैं जिससे मैं नफरत करती हूँ। इतना कहकर चाहत चुप हो गई और वो दोनों एक दूसरे को बारिश में खड़े खड़े आंखों ही आंखों में बिना पल के झपकाए घूर रहे थे और वहाँ खड़े सभी लोग उन दोनों को ही देखे जा रहे थे।